सोचो एक दिन तुम नींद से जागो और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे डैड के शरीर में आ गई हो और तुम्हारे डैड की आत्मा तुम्हारे शरीर में चली गई हो। खैर असली दुनिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन हमारी आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। और बिलीव मी दोस्तों, ये मूवी काफी मजेदार है। इसमें कॉमेडी और इमोशंस कूट कूट कर भरे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की दोयोन और उसके डैड संगते से। दोनों बाप बेटी अपने अच्छे पल बिता रहे थे। दोयोन अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि वो कहती है कि डैड मैं बड़े होकर आपसे ही शादी करूंगी। अब प्रेजेंट टाइम में संगते इस वीडियो को देखकर रो रहा था। वो पुराने पलों को याद कर रहा था, क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बेटी दोयोन अब उससे ज्यादा बात नहीं करती, यहाँ तक कि अब उसे ये भी पसंद नहीं है कि उसके डैड के कपड़े और उसके कपड़े साथ में धुलवाए जाएं। यहाँ तक कि दोयोन की मॉम संगते को बताती हैं कि दोयोन को ये चीज चाहिए, और ये बात जानकर संगते दोयोन से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रही। दोयोन कहती है कि चलो रहने दो, मत दिलाओ। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद दोनों तैयार होते हैं और अपनी अपनी ड्रिंक्स पीकर स्कूल और ऑफिस जाने लगते हैं। दोनों हर रोज एक ही रास्ते से मेट्रो तक जाते थे, लेकिन इस बीच दोयोन अपने डैड को बिल्कुल इग्नोर करती है और अपने फोन में ही लगी रहती है। यहाँ तक कि वो अपने डैड के साथ सेम गेट से भी ट्रेन में नहीं जाती। ये सब देखकर उसके डैड को बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद स्कूल में जब वो अपनी दोस्त के साथ बातें करते हुए जा रही थी तो तभी वो गिर जाती है, और फिर एक लड़का जीहो यहाँ पर आकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, और उसे देखकर दोयोन शर्मा कर भाग जाती है, क्योंकि ये लड़का जीहो दोयोन का क्रश है, जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। फिर जब वो अपने घर जा रही थी तो तभी जीहो स्कूटर से यहाँ पर आता है। वो दोयोन से कहता है कि मुझे तुम्हारी दोस्त ने बताया कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, मंडे को एक ऑडिशन होने वाला है, क्या तुम आओगी। दोयोन भी हाँ कर देती है। तभी जब जीहो जा रहा था तो दोयोन उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, मगर तभी यहाँ पर दोयोन के डैड संगते आ जाते हैं। वो दोयोन से पूछते हैं कि तुम इस तरह क्यों हंस रही हो। दोयोन बिना जवाब दिए आगे जाने लगती है। तभी इन दोनों को इनकी माँ के मैसेज आते हैं, उनके डैड को कुछ हो गया था। फिर ये दोनों भी रात तक वहां पर पहुंच जाते हैं, मगर बूढ़े आदमी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर संगते की वाइफ संगते से कहती हैं कि मैं आज रात को डैड के साथ ही रुक जाऊंगी, तुम दोयोन को लेकर चले जाओ। वो दोयोन को भी देखती हैं, जो कि जब से यहाँ पर आई थी तब से ही अपने फोन में लगी हुई थी। उसकी माँ कहती हैं कि तुम किसी को डेट कर रही हो क्या। ये सुनकर संगते कहता है कि डेट उसी स्कूटर वाले लड़के को। ये लोग फिर से बहस करने लगते हैं और दोयोन गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इसलिए तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इस डेट वेट के चक्कर से दूर रहो। मगर ये सुनकर दोयोन अपने हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है। उसके डैड को गुस्सा आता है और वो दोयोन के हेडफोन्स को जमीन पर फेंक कर तोड़ देते हैं, और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है बाहर की लाइफ कैसी होती है। मैं चाहता हूँ कि अगर एक दिन तुम मेरी जिंदगी जियो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। दोयोन भी गुस्से में कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, अगर आप एक दिन मेरी जिंदगी जियो तो आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी भी जिंदगी कितनी मुश्किल है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और ये दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। फिर वही बूढ़ा आदमी इन्हें आकर बताने लगता है कि ये पेड़ बहुत सालों पुराना है और इसके नीचे खड़े होकर जो भी विश मांगी जाएगी वो पूरी हो जाती है। वो दोनों बाप बेटी पूरी बात बिना सुने ही यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों कार से घर जा रहे थे तो अचानक से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर संगते को हॉस्पिटल में होश आता है। वो अब अजीब सा लगने लगा था, उसकी आवाज भी उसे भारी लग रही थी, और जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो चौंक जाता है। दरअसल ये संगते की सिर्फ बॉडी थी और इसके अंदर अब उसकी बेटी दोयोन की सोल आ गई होती है, और कुछ समय में दोयोन भी बाहर आती है, जिसके अंदर अब संगते की आत्मा थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ से आगे मैं कैरेक्टर्स को उनकी सोल के हिसाब से ही बोलूंगा। जैसे दोयोन जिसके अंदर उसके डैड की आत्मा है वो उसके डैड होंगे और संगते दोयोन होगी। खैर ये दोनों अब उदास बैठ जाते हैं। दोयोन कहती है कि डैड जरूर ये कोई सपना होगा, आप मेरा गाल खींचिए। उसके डैड दोयोन का गाल खींचते हैं, जिससे उसे दर्द होने लगता है। दोयोन कहती है कि हमें किसी डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं क्योंकि किसी को भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं होगा और इन्हें पागलखाने भेज दिया जाएगा। अब तभी संगते को एक आइडिया आता है और ये दोनों एक टैक्सी करके कहीं पर जाने लगते हैं। दोयोन के डैड ये भूल जाते हैं कि इस वक्त वो अपनी बेटी की बॉडी में है और वो बिल्कुल एक आदमी की तरह टैक्सी वाले से बात करने लगते हैं। वो उस आदमी से कहते हैं कि गाड़ी में स्मोकिंग मत करो, दिखता नहीं क्या हमारे साथ एक छोटी बच्ची है। टैक्सी का ड्राइवर संगते की बॉडी को देखता है और सोचता है
कि आखिर ये क्या हो रहा है। लड़की बिल्कुल आदमी की तरह बात कर रही है और आदमी लड़कियों की तरह बैठा हुआ है। कुछ ही समय बाद जब ये दोनों उतरते हैं तो टैक्सी ड्राइवर देखता है कि ये दोनों तो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल आए हैं। वो आदमी समझ जाता है कि इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है। खैर यहीं पर संगते और दोयोन एक साइकियाट्रिक के पास आते हैं। संगते जो कि दोयोन के शरीर में था वो इस डॉक्टर को अच्छे से जानता था और दोनों दोस्त थे। संगते उसे सब बताता है लेकिन उसका दोस्त हंसने लगता है। उसे इनके ऊपर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोयोन जो कि संगते की बॉडी में है उसे संगते समझकर कहता है कि अभी तू अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरे यहाँ पर मजे लेने आया है क्या। संगते जो कि दोयोन की बॉडी में था वो डॉक्टर को अपनी कई सारी पुरानी बातें याद दिलाता है लेकिन डॉक्टर तब भी विश्वास नहीं करता। वो नर्स को यहाँ पर बुलाकर संगते को दोयोन समझकर बाहर भिजवाने लगता है। तभी संगते कहता है कि तुझे वो 20 साल पहले वाली गोल्ड डिगर लड़की याद है जिससे तू शादी करने के लिए मरा जा रहा था। याद है मैंने ही तुझे उसका सच पता करके बताया था और इस नर्स को देखकर तूने मुझसे कहा था कि जब तू इस जगह को नया करवाएगा तो तू इन नर्स को निकाल देगा क्योंकि ये तुझे बिल्कुल एक फीमेल गोरगोयल की याद दिलाती हैं। नर्स ये सुनकर अलग ही गुस्से में आ जाती हैं कि डॉक्टर मेरे बारे में ये सब सोचता है। डॉक्टर संगते जिसके शरीर में दोयन है उसके एक लगाकर कहता है कि अभी तूने अपनी बेटी को भी ये सब बता दिया। तभी दोयन के डैड डॉक्टर को मारने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को मत मार, उससे दूर रह। इसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। फिर एक स्टोर में संगते एक ड्रिंक लेकर ओनर के पास जाता है। वो आदमी कहता है कि बच्ची तुम अभी माइनर हो, तुम इसे नहीं पी सकती। तभी दोयोन यहाँ पर आ जाती है। संगते कहता है कि मुझे ये ड्रिंक खरीद कर दो। दोयोन कहती है कि डैड आप मेरी बॉडी में हो, उसमें ड्रिंक मत पीजिए। शॉप ओनर सोचता है कि आखिर ये आदमी इस लड़की को डैड क्यों बोल रहा है। तभी ये दोनों उसे समझाने लगते हैं लेकिन वो आदमी सोचता है कि ये लोग उसके मजे ले रहे हैं। आदमी इनसे लड़ाई करने लगता है। तभी आदमी की बीवी यहाँ पर आती है और उसे शॉप से हटा देती है और सोचती है कि ये आदमी ही बेकार है, कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करता। ये सब देखकर संगते दोयोन से कहता है कि हम इस बात को अब सबसे और तुम्हारी मॉम से छुपा कर रखेंगे। अब इसके बाद घर पर संगते की वाइफ इन दोनों के लिए ढेर सारा खाना बनाती हैं। संगते जो कि दोयोन की बॉडी में था वो भरपेट खा रहा था और संगते की वाइफ सोचती है कि आज मेरी बेटी कितने अच्छे से खाना खा रही है। तभी दोयोन सोचती है कि मैं तो अब डैड की बॉडी में हूँ तो मुझे डाइट पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तभी संगते की वाइफ बियर निकालती है। संगते के मुंह में ये देखकर पानी आ जाता है लेकिन वो अपनी बेटी के शरीर में था इसीलिए ड्रिंक नहीं पी सकता था और दोयन जो कि संगते की बॉडी में थी उसे भी बियर नहीं पीनी थी इसीलिए ये लोग बहाना बनाकर बियर पीने से रोक देते हैं। संगते की वाइफ को शक होता है कि ये दोनों बाप बेटी आज इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं। वो संगते से कहती हैं कि तुमने अपनी बेटी को कितने पैसे खिलाए हैं जो ये तुमसे इतनी अच्छे से बात कर रही है। सच्चाई छुपाने के लिए दोनों अजीब तरह से हंसने लगते हैं। इसके बाद दोयोन अपने फोन को चेक करती है जिसमें जीहो का मैसेज आया था और जीहो उससे मिलना चाहता था। ये देखकर दोयोन खुश होने लगती है। तभी संगते की वाइफ यहाँ पर आ जाती है। वो अपने पति के साथ सोने लगती है। ये चीज देखकर दोयोन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। किस्मत से उसकी मॉम आज थकी हुई थी इसीलिए वो जल्दी सो जाती हैं। अब अगले ही दिन दोयोन इंटरनेट पर बॉडी स्विच होने के बारे में सर्च करने लगती है ताकि वो अपनी बॉडी में वापस जा पाए। वहीं पर संगते भी लाइब्रेरी में जाकर काफी सारी किताबें पढ़ डालता है लेकिन उसे बॉडी वापस स्विच कैसे करें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। दोयोन अपने डैड के पास आकर कहती है कि डैड मुझे कल स्कूल जाना है, अब हम लोग एक दूसरे की बॉडी में सारी चीजें कैसे संभालेंगे। उसके डैड अब सोचने लगते हैं कि इनकी बॉडी आपस में स्विच कैसे हुई। तभी इन्हें वही बहुत पुराना गिंको ट्री याद आता है जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। ये दोनों तुरंत ही बूढ़े आदमी को कॉल करने लगते हैं और उससे बात करके इस बारे में पूछते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि हाँ अगर तुम उस पेड़ के नीचे खड़े होकर प्रे करो तो तुम्हारी सोल भी स्विच हो सकती है। संगते पूछता है कि फिर वो अपनी बॉडी में वापस कब तक जाएंगी। आदमी कार्ड्स फेंकता है और कहता है कि 7 दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये बोलकर वो कॉल काट देता है। इन दोनों के पास अब बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई और चारा नहीं था इसीलिए ये दोनों 7 दिनों तक ऐसे ही रहने का फैसला करते हैं। संगते दोयोन से कहता है कि तब तक तुम मेरी जगह ऑफिस जाना और मैं तुम्हारी जगह स्कूल जाऊंगा और हमें बाकी सभी से ये बात छुपा कर रखनी होगी। दोयोन सोचती है कि अब उसके ऑडिशन का क्या होगा क्योंकि वो ऑडिशन इन्हीं 7 दिनों में होने वाला है। यहीं पर संगते सोच रहा था कि उसकी रिवॉल्यूशन मीटिंग का क्या होगा जिसके लिए वो इतने सालों से तैयारी कर रहा था। अब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। खैर दोनों फैसला करते हैं कि 7 दिनों तक ये दोनों मिलकर रहेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे ताकि और ज्यादा परेशानी खड़ी ना हो। अब अगले दिन दोनों भूलकर अपनी अपनी ड्रिंक उठा लेते हैं। संगते की वाइफ इन्हें याद दिलाती है कि किसकी कौन सी ड्रिंक है। दोनों को मजबूरी में एक दूसरे की ड्रिंक पीनी पड़ती है। इसके बाद दोनों बाहर निकल जाते हैं। दोयोन तो ऑफिस भी
हेडफोन्स लगाकर जा रही थी। वो अपने डैड से कहती है कि डैड सीढ़ियों पर ध्यान से चलिए, स्कर्ट बहुत ऊपर जा रही है। उसके डैड कहते हैं कि तुम ऐसी छोटी छोटी स्कर्ट पहनती ही क्यों हो, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। वो जाने लगते हैं। दोयोन उन्हें समझाती है कि देखो डैड, आप जब मेरे दोस्तों से बात करो तो लंबे लंबे सेंटेंस यूज मत करना, बल्कि लोल और ऐसे ही दूसरे वर्ड्स को यूज करना, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो बस हंस देना। दोयोन कहती है कि मेरी दोस्त जियांग के साथ सिंगिंग ऑडिशन में भी मत जाना। संगते भी दोयोन को समझाने लगता है कि उसे ऑफिस में किस तरह बिहेव करना है। वो कहता है कि जब बॉस तुम्हें कोई काम दे तो पूरी जिम्मेदारी खुद मत लेना, बल्कि कहना कि तुम पूरी कोशिश करोगे। संगते कहता है कि मैंने अपने फोन में नोट्स लिख दिए हैं, लेकिन अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लेना। दोनों अब अपने फोन भी स्विच कर लेते हैं। दोयोन कहती है कि डैड, मेरे फोन में मेरे मैसेजेस को चेक मत करना और उस लड़के जीहो को कोई भी अजीब मैसेज मत भेजना। दोनों मान जाते हैं। फिर संगते स्कूल आ जाता है। वो कहता है कि मैं पहले भी स्कूल जा चुका हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ आराम से संभाल लूंगा। वहीं पर दोयोन अपने डैड के ऑफिस में पहुंचती है, जहां पर सभी लोग उसे देखकर झुकने लगते हैं। दोयोन सोचती है कि उसके डैड की सभी लोग इज्जत करते हैं, मगर असल में सभी लोग दोयोन के पीछे चल रहे मैनेजर को देखकर झुक रहे थे। दोयोन भी ये देखती है और सब समझ जाती है कि ये आदमी यहाँ का मैनेजर है। इधर संगते दोयोन की क्लास में आता है। उसे एक लड़की दिखती है जो कि चश्मा लगाकर पढ़ने में बिजी थी। संगते सोचता है कि जरूर यही इस क्लास की टॉपर होगी। संगते भी उसी के साथ बैठ जाता है ताकि उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। इस लड़की का नाम क्योंगमी होता है। संगते उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास की टॉपर उसे जरा भी भाव नहीं देती। तभी जिन यहाँ पर आ जाती है और जिन को भी कोई खबर नहीं थी कि ये उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसके डैड हैं। जिन उनसे कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज कॉटेज में घूमने जा रही हूँ और मैंने घर पर बताया है कि तुम और मैं साथ में जा रहे हैं, इसीलिए अगर मेरी मॉम तुम्हें कॉल करें तो कह देना कि हाँ हम लोग साथ में हैं। जिन कहती है कि इसी तरह जब तुम अपने बॉयफ्रेंड जियो के साथ जाओगी तो मैं भी बात को संभाल लूंगी। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो जिन पर चिल्ला देता है। जिन भी गुस्से में चली जाती है। संगते समझ जाता है कि वो लड़का जिहो मेरी बेटी दोयोन को प्यार में फंसाना चाहता है, इसीलिए संगते अब जिहो से मिलने का फैसला करता है। इधर दोयोन अपने डैड के ऑफिस में पहुंचती है, जहां पर उनके साथ काम करने वाले कलीग भी होते हैं। तभी एक आदमी पीछे से आकर कहता है कि सर, आप हम पर नजर रख रहे हैं ना, ताकि पता कर सकें कि हम लोग ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। वो गुस्सा होकर कहने लगता है कि संगते सर, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। दोयोन बेचारी डर की वजह से कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद अपने डैड के नोट से उसे पता चलता है कि ये आदमी उसका असिस्टेंट है, जिसका नाम जू है, जो कि मेहनती इंसान है, लेकिन ये काफी ज्यादा इरिटेट करता है। यहीं पर दोयोन बाकी कलीग्स को भी देखती है और इन्हीं के साथ एक लेडी यूमी भी होती है। दोयोन यूमी को देखकर सोचती है कि ये तो कितनी फिट है यार, काश मैं भी इतनी फिट होती। अब इसके बाद लंच टाइम हो जाता है। सभी लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं और कोई भी संगते को साथ चलने के लिए भी नहीं पूछता, जिससे दोयोन को एहसास हो जाता है कि उसके डैड तो ऑफिस में जरा भी फेमस नहीं है। वहीं पर संगते उसी लड़के जिहो को देखने अब सिंगिंग ऑडिशन में आ गया होता है। संगते जिहो को ही घूरे जा रहा था। वो सोचता है कि उसकी बेटी की पसंद इतनी बेकार कब से हो गई, ये ढीला ढाला लड़का उसे पसंद कैसे आ गया। यहीं पर जिहो के बराबर में बैठे लड़के को लग रहा था कि दोयोन उसे शायद पसंद करती है, तभी तो वो उसे देखी जा रही है। वो दोयोन को अजीब से रिएक्शन देने लगता है। फिर दोयोन का भी ऑडिशन का टाइम आ जाता है। संगते भी तैयार हो जाता है। वो खड़ा होता है और एक गिटार बजाते हुए अपने पुराने समय का एक गाना गाने लगता है। जिन ये देखकर सोचती है कि इसके ऊपर भूत भूत चढ़ गया है क्या, आखिर ये कौन सा गाना गा रही है। लेकिन गाना खत्म होने के बाद पता चलता है कि वो लड़का जिहो भी पुराने गाने सुनता था और वो दोयोन से इम्प्रेस हो गया होता है। लेकिन संगते को ये सब देखकर और भी गुस्सा आ जाता है। वहीं पर जू अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था और दोयोन फोन चलाने में लगी हुई थी। ये देखकर जू कहता है कि संगते सर, आपको काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि रेवोल्यूशन मीटिंग में आप ही हमें रिप्रेजेंट करेंगे। दोयोन को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो जू की तारीफ कर देती है। फिर इसके बाद जू इन्हें बताने लगता है कि उसने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज को चुना है जो कि इसे प्रमोट करेंगे। लेकिन दोयोन कहती है कि तुमने बड़ी बड़ी उम्र के आदमियों को क्यों लिया है, ऐसे सेलिब्रिटीज को चुनो जिन्हें टीनेज लड़कियां पसंद करती हों। जू सोचता है कि यह आदमी पागल हो गया है क्या। जो बताता है कि संगते सर, आपने ही तो इस आदमी को रिकमेंड किया था। अब तभी वही लड़की यूमी कहती है कि संगते सर, मुझे भी ये लिस्ट अच्छी नहीं लग रही, क्यों ना हम लोग सेलिब्रिटीज की एक नई लिस्ट बनाएं। दोयोन भी हाँ कर देती है। अब इसके बाद जो बताता है कि आज हमें एक आदमी कुवॉन के साथ डिनर पर जाना है। जो कहता है कि संगते सर, आपको उससे ठीक से बात करनी होगी ताकि हम उस आदमी के साथ डील कर सकें।
इसके बाद ये लोग डिनर पार्टी में आ जाते हैं। वो आदमी क्वोन बहुत ही बेकार कैरेक्टर का इंसान था और दोयोन इन सभी लोगों में फिट भी नहीं हो पाती। वो ड्रिंक भी नहीं पीती, जिससे उस आदमी का मूड खराब हो जाता है। और तभी वो कहता है कि संगते, अब तुम्हें डांस करना चाहिए। यूमी तुरंत ही जू को डांस करने के लिए कहती है ताकि डील हो सके, लेकिन वो आदमी कौन जू को जाने से मना कर देता है और कहता है कि संगते ने सबका मूड खराब किया है, इसीलिए उसे ही गाना गाते हुए डांस करना होगा और अगर उसे 95 नंबर से ज्यादा मिले तो मैं ये डील साइन कर दूंगा। ये बात सुनकर दोयोन तैयार हो जाती है। दोयोन भूल जाती है कि इस वक्त वो अपने डैड के शरीर में है और वो लड़कियों की तरह ही गाना गाते हुए डांस करने लगती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे और उसे 97 नंबर मिलते हैं, जिससे सभी लोग खुश होने लगते हैं। और जू क्वोन को ड्रिंक देते हुए कहने लगता है कि चलो अब डील को साइन करते हैं। तभी वो आदमी क्वोन अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि अगर लड़कियां मुझे ड्रिंक सर्व करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वो यूमी से ड्रिंक सर्व करवाता है और फिर उनके साथ अजीब अजीब सी बातें करने लगता है और कहता है कि आपकी बॉडी कितनी अच्छी है। वो यूमी को छेड़ने की कोशिश करने लगता है। यूमी भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी दोयोन ये सब कुछ रिकॉर्ड करके सबके सामने प्ले कर देती है और कहती कि मैंने इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। वो आदमी ये सब देखकर रुक जाता है। यूमी भी खुश हो जाती है कि वो बच गई। इसके बाद दोयोन घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो कि ऑफिस से घर जा रहा था। उसकी वाइफ और उसकी बेटी उस आदमी का खुशी से वेलकम करते हैं और ये देखकर दोयोन को एहसास होता है कि उसने अपने डैड पर लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया। उसके डैड कितने सालों से बस ये पुराना बैग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके चेहरे पर कितनी ज्यादा झुर्रियां भी आ गई हैं। अब घर आने के बाद संगते दोयोन से पूछता है कि तुमने ऑफिस में कोई परेशानी खड़ी तो नहीं की ना। दोयोन मना कर देती है और उसे कंपनी डिनर के बारे में बताती है। दोनों अपना अपना फोन लेकर उसे चेक करने लगते हैं। दोयोन के फोन में जियो के मैसेज आए हुए थे। उसे दोयोन का गाना काफी ज्यादा पसंद आया था। यहीं पर संगते के फोन में यूमी के मैसेज आए थे। यूमी को संगते का डांस बहुत पसंद आया था। संगते कहता है कि ये सब किस डांस की बात हो रही है, आखिर तुमने क्या क्या किया है। दोयोन उसे बता देती है कि उसे जैसा डांस आता था उसने वैसा ही कर दिया। वो कहती है कि ऑडिशन के बारे में बताइए, वहां पर क्या हुआ। संगते कहता है कि मैसेज से तुम्हें पता चल जाएगा, मैं वहां पर बॉम्ब बनकर फटा था। सबको गाना बहुत पसंद आया था। दोनों एक दूसरे से अब लड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं। अब अगले दिन संगते स्कर्ट पकड़ते हुए स्कूल जा रहा था। तभी उसे एक शॉप पर कुछ दिखता है। इसके बाद संगते लड़कों की तरह पैंट पहनकर स्कूल आ जाता है। सारे लड़के और लड़कियां उसे ही देख रहे थे। दोयोन का क्रश जीहो भी ये देखकर उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। इधर दोयोन शॉपिंग करके कई सारी चीजें लेकर ऑफिस आती है। उसका बिहेवियर अब लड़कियों वाला नजर आने लगा था। तभी जू उसे बताता है कि जनरल मैनेजर ने आपको बुलाया है। दोयोन वहां पर जाती है जहां पर जनरल मैनेजर उसे वही वीडियो दिखाकर संगते के ऊपर गुस्सा करता है। दोयोन कहती है कि वो आदमी मेरी कलीग को हैरेस कर रहा था, क्या मैं ये देखता रहता। जनरल मैनेजर कहता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो और तुरंत जाकर उस आदमी से माफी मांगो। तुम्हें अपने बीवी बच्चों की चिंता नहीं है क्या। ये बोलकर वो संगते को वापस भेज देता है। वहीं पर संगते स्कूल में देखता है कि उसका पोर्टफोलियो अप डाउन हो गया है, यानी कि उसकी बेटी ठीक से काम नहीं संभाल पा रही। अब तभी टॉपर से उसे पता चलता है कि कल इनका मॉक एग्जाम होने वाला है, जो जानकर संगते चौंक जाता है। इसके बाद जब टीचर इन्हें पढ़ा रहे थे तो सब कुछ संगते के सर के ऊपर से जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो टॉपर को रिश्वत देते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे घर आज रात पढ़ने चलोगी, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। वो बार बार मना करने लगती है। संगते उससे कहता है कि सिर्फ एक बार। इसके बाद टॉपर भी मान जाती है। वहीं पर यूमी संगते से इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि संगते यानी कि दोयोन ने उसे हरास होने से बचाया था। यूमी अब उसे एक जगह पर ड्रिंक के लिए लेकर आती है। दोयोन को ये जगह काफी अच्छी लगती है। वो यूमी के नेल्स को देखने लगती है और उनकी काफी तारीफ करती है और कहती कि काश मेरे भी ऐसे नेल्स होते। इधर संगते टॉपर और जिन को लेकर घर आ चुका था। ये तीनों साथ में अब पढ़ाई करने लगते हैं। तभी जिन के फोन पर उसके डैड के मैसेजेस आने लगते हैं। वो कहती है कि आखिर ये डैड मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं, क्या अब मैं अपनी दोस्त के घर सुकून से पढ़ भी नहीं सकती। ये सुनकर संगते कहता है कि वो तुम्हारे डैड हैं, तुम्हें अंदाजा भी है बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है, उन्होंने सब देखा है, इसीलिए वो तुम्हारी चिंता करते हैं। अब तभी टॉपर ये बताने लगती है कि मेरे पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। संगते कहता है कि अगर मेरे पास तुम्हारे जैसी बेटी होती तो मुझे भी कोई चिंता नहीं होती। मगर वो टॉपर कहती है कि ऐसा नहीं है, असल में उन लोगों को मेरी कोई चिंता ही नहीं है और जरूरी नहीं कि एक माँ बाप अपनी बेटी से तभी खुश हों जब उनकी बेटी पढ़ाई करे। बिना पढ़ाई करे भी उनकी बेटी होती है।
संगते ये सब सुन रहा था। यहीं पर दोयोन अब काफी सारी शॉपिंग करके आज घर लौटती है। संगते की वाइफ अपने पति को मारते हुए कहने लगती हैं कि इतनी सारी चीजों में पैसे बर्बाद क्यों किए। दोयोन अपने डैड के शरीर में होने का फायदा उठाती है और कहती है कि ये सब मैंने अपने पैसों से खरीदा है। इसीलिए संगते की वाइफ भी कुछ भी नहीं कह पाती। अब दोयोन को जिन दिखाई देती है, वो खुशी के मारे उसे हाय करने लगती है। जिन ये सोचकर परेशान थी कि ये दोयोन के डैड मुझे हाय क्यों कर रहे हैं। दोयोन को भी सब रियलाइज होता है। वो अपने हाथ से हवा करने का दिखावा करने लगती है और वो दोनों ऊपर चली जाती हैं। फिर संगते की वाइफ उससे कहती हैं कि मुझे कुछ दिनों के लिए डैड के घर जाना है, तुम लोग ठीक से रहना। संगते दोयोन को देख रहा था कि ये लड़की मेरे शरीर में होने का फायदा उठा रही है और जो मन में आ रहा है वो खरीद रही है। संगते दोयोन को ले जाकर उससे कहता है कि तुम पैसे बर्बाद मत करो। इसके बाद वो दोयोन को बताता है कि कल तुम्हारा मॉक एग्जाम है और मैं तुम्हारी दोस्तों को पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा पढ़ाई करके अच्छे नंबर कैसे लाते हैं। दोयोन भी कहती है कि ट्राई कर लो डैड। अब इसके बाद एग्जाम वाला दिन आ जाता है। संगते पूरा तैयार था, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर उसके सामने आता है तो वो परेशान हो जाता है। उसे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। जैसे तैसे वो इस एग्जाम को कंप्लीट करता है। वहीं पर दोयोन सोच रही थी कि पता नहीं डैड एग्जाम कैसे दे रहे होंगे। अब तभी जू उसके पास आकर उसे छत पर बुलाता है। दोयोन छत पर जाती है, जहाँ पर जू उससे कहता है कि आपने क्या किया है, मुझे भी अपनी ट्रिक बताइए। कल रात आप यूमी के साथ ड्रिंक पर गए थे ना, और यूमी तो कभी भी आपको पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो रोज आपकी कॉफी में थूकती थी। लेकिन कुछ दिनों से वो आपको बहुत पसंद करने लगी है और वो आपको ड्रिंक पर भी ले गई। मुझे भी बताइए आपने उस पर कौन सा जादू चलाया है। ये बात सुनकर दोयोन समझ जाती है कि जू यूमी को पसंद करता है। वो जू को टिप्स देने लगती है कि किस तरह फ्लर्ट किया जाता है ताकि यूमी उसे पसंद करने लगे। अब इसके बाद जू उन्हीं टिप्स को यूज करता हुआ यूमी को मैसेज करने लगता है। इधर घर आते समय संगते के पास उसी लड़के जीहो के मैसेज आते हैं। वो दोयोन को बाहर मिलने के लिए बुला रहा था। संगते सोचता है कि ये लड़का मेरी बेटी को फंसाना चाहता है, इसीलिए वो मैसेजेस को डिलीट करने लगता है। फिर घर पर दोयोन काफी लेट ऑफिस से आती है। वो अपने डैड से पूछती है कि एग्जाम कैसा गया। संगते उसे सच नहीं बताता और कहता है कि वो अच्छा गया। इसके बाद दोयोन जीहो के उन्हीं मैसेज को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल संगते ने उन मैसेजेस को डिलीट नहीं किया था। अब अगले दिन दोनों बाप बेटी साथ जाने लगते हैं। संगते दोयोन से कहता है कि मुझे वो लड़का जीहो पसंद नहीं है, लेकिन दोयोन तो खुशी के मारे पागल हो रही थी। यहीं पर अगले दिन भी ऑफिस में जू यूमी को वही सारे मैसेज करता है। यूमी उसे देखकर मुस्कुराती हैं, जिससे जू को लगता है कि संगते सर की टिप्स काम कर रही हैं। लेकिन यूमी जू से परेशान हो गई थी। वो उसे डबल मिडल फिंगर दिखाकर उसे रिजेक्ट कर देती हैं। तभी जू के पास एक कॉल आती है। फिर वो संगते को बताता है कि आज मार्केटिंग टीम होम शॉपिंग शो करने वाली है, जिसमें वो हमारे लिपस्टाइन प्रोडक्ट को एक मौका देने वाले हैं। ये लोग तुरंत ही उसकी तैयारी करने लगते हैं। वहीं पर स्कूल में एग्जाम के रिजल्ट आउट हो चुके थे और इसमें संगते ने दोयोन की रैंक 29 पहुंचा दी होती है, जो कि पिछली बार से बहुत नीचे थी। यहीं पर अब पता चलता है कि जिस लड़की को वो अब तक टॉपर समझ रहा था, उसकी रैंक तो खुद लास्ट आई होती है। वो दुखी होकर चली जाती है और एक जगह पर आकर रोना शुरू कर देती है। तभी संगते उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें भी कोई भी आंसर नहीं पता था। वो लड़की क्योंगमी कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना, तुम तो जानती ही थी ना मेरी हर बार लास्ट रैंक ही आती है। असल में ये लड़की पढ़ाई में बहुत बुरी थी, इसीलिए वो हमेशा पढ़ाई करने की कोशिश करती रहती थी और उसे पढ़ते हुए देखकर संगते ने कुछ और ही समझ लिया। यहाँ अब जिन आकर उसे समझाती है और कहती है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, इसीलिए उदास मत हो। जिन उसे समझाने लगती है और संगते को भी एहसास होने लगता है कि वो अपनी बेटी के बारे में अब तक गलत था। इधर ऑफिस में शो की पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन जो मार्केटिंग टीम ये शो करने वाली थी वो एक्सीडेंट में फंस जाती है और इनके पास अब कोई भी नहीं बचता और शो भी शुरू होने वाला था। जू और यूमी एक दूसरे को धकेलने लगते हैं, लेकिन दोनों को कैमरे के सामने बोलने में शर्म आती थी। तभी दोयोन खुद ही आगे आ जाती है। अब इसके बाद शो शुरू होता है और दोयोन एक लेडी के साथ बैठकर प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है। संगते की वाइफ भी टीवी पर ये देखकर काफी हैरान होती हैं। यहीं पर दोयोन फिर से भूल जाती है कि वो अपने डैड के शरीर में है और वो उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करने लगती है। लेकिन ये मार्केटिंग सभी को काफी पसंद आती है। वहीं पर संगते को टीचर से डांट खानी पड़ रही थी, क्योंकि उसके नंबर पिछली बार से बहुत कम होते हैं। उसके टीचर कहते हैं कि अब तुम्हारे डैड को ये बात बतानी पड़ेगी। वो कॉल करने लगते हैं। संगते उन्हें रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोयोन को ये सब पता चले कि उसके डैड भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाए। लेकिन उसके टीचर दोयोन के डैड को कॉल कर ही देते हैं और यहाँ पर बुला लेते हैं।
वहीं पर दोयोन भी खुश होने लगती है कि अब वो अपने डैड को सबक सिखाएगी। वो जाने लगती है, तभी जू उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी दी हुई वो टिप्स बेकार हो गई हैं, अब मैं क्या करूं। इस पर दोयोन उसे एक और आइडिया देती है और कहती है कि अब तुम्हें सीधा यूमी के पास जाकर उसे चॉकलेट देनी चाहिए और उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। ये बोलकर दोयोन भाग जाती है। इसके बाद जू यूमी को चॉकलेट देता है और फिर उनसे अपने दिल की बात कहने लगता है, लेकिन यूमी पहले ही निकल चुकी थी और ये देखकर वो उदास होने लगता है। मगर यूमी ने छुपकर सारी बातें सुन ली थी और वो भी खुश होने लगती हैं। वहीं पर दोयोन स्कूल पहुंचकर टीचर्स के सामने अपने डैड को मारने की एक्टिंग करती है और टीचर संगते को रोकते हैं और कहते हैं कि दोयोन के ग्रेड भले अचानक से कम हो गए हों, लेकिन वो एक मेहनती और अच्छी लड़की है, उसे मत मारिए। दोयोन अब अपने डैड को टीचर्स के सामने बिल्कुल एक डैड की तरह डांटती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बाहर इतनी मेहनत करता हूँ और तुमसे ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो रही। वो दोबारा से अपने डैड के हल्के हल्के मारने लगती है। संगते धीरे से कहता है कि बस भी करो, अब बहुत हो गया। फिर वो चिल्लाकर भाग जाता है। दोयोन कहती है कि डैड रुकिए, कहाँ पर जा रहे हो। टीचर चौंक जाता है कि ये दोयोन के डैड अपनी बेटी को डैड क्यों कह रहे हैं। यहीं पर दोयोन अपने डैड को पकड़कर उठाकर बाहर लाती है। संगते कहता है कि तुम तो मुझे मारने के लिए बहुत बेताब होगी ना, तो तुम्हें सुकून मिल गया अपने डैड को मारकर और उन्हें फेल होते हुए देखकर तुम्हें खुशी हो रही होगी ना। दोयोन कहती है कि ऐसा नहीं है, वैसे भी वो मेरे ही ग्रेड्स थे जो कि अब नीचे चले गए हैं। दोयोन फिर अपने डैड से माफी मांगती है और कहती है कि जब से मैंने आपकी जगह ऑफिस जाना शुरू किया है, मुझे समझ आ गया है कि आप कितनी मेहनत करते हो। संगते खुश होने लगता है। तभी दोयोन कहती है कि अब बस आप मेरी जगह डेट पर चले जाओ, नहीं तो जीहो मुझसे दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। उसके डैड नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दोयोन उन्हें उठाकर ले जाती है। वो अपनी सबसे अच्छी ड्रेस उन्हें देती है और पहनने के लिए कहती है। वो अपने डैड को अच्छे से तैयार करती है और जीहो के साथ डेट पर भेज देती है। जीहो उन्हें दोयोन समझकर उन्हें एक पुराने सॉन्ग्स की कैसेट की शॉप पर ले जाता है, जहाँ पर काफी सारी पुरानी एल्बम्स थीं। दोयोन भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई होती है। वो बाहर से ही इन्हें देखने लगती है। वो सोचती है कि ये उसकी पहली डेट थी और उसकी जगह उसके डैड इस डेट का मजा ले रहे हैं। अब इसके बाद उसके डैड जाते वक्त बहुत थक चुके थे और वो सो जाते हैं और सोते सोते जीहो के कंधे पर सर रख लेते हैं। दोयोन ये देखकर और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। उसे इस वक्त अपनी बॉडी में होना था, लेकिन वो अपने डैड की बॉडी में फंसी हुई है। अब इसके बाद जीहो और संगते गाड़ी से उतरते हैं। संगते कहता है कि चलो अब मैं चलती हूँ, लेकिन जीहो उसे रोक लेता है। तभी दोयोन ये देखकर चीखती है और तुरंत ही उन दोनों को आकर दूर कर देती है। वो दोयोन के डैड के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और जीहो का हाथ पकड़कर उसे फील करने लगती है। संगते कहता है कि डैड हाथ छोड़ो, लेकिन वो हाथ छोड़ने का नाम भी नहीं लेती। वो जीहो के साथ ही घर तक आती है। जीहो कहता है कि अब मुझे जाना होगा। वो जाने लगता है। दोयोन काफी दुखी थी क्योंकि ये उसकी जिंदगी की पहली डेट थी जिसे वो फील भी नहीं कर पाई। संगते को अपनी बेटी के लिए काफी बुरा लगता है। वो तुरंत ही कमरे में आकर अपनी फोन की फ्लैशलाइट को जलाकर खिड़की से बाहर जीहो को आवाज लगाता है और इसके बाद दोयोन उस फोन की फ्लैशलाइट दिखाते हुए जीहो को बाय कहने लगती है। अंधेरे की वजह से जीहो को लगता है कि वो दोयोन है। वो भी बाय करता है और चला जाता है। इससे दोयोन को थोड़ा अच्छा लगता है। वो अपने डैड को थैंक्स कहती है, जो कि कई सालों बाद उसने किया था, और ये सुनकर संगते को भी अच्छा लगता है। अब इसके बाद रिवॉल्यूशन मीटिंग वाला दिन आ जाता है। संगते दोयोन को अच्छे से तैयार करता है और उसे अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट देता है। उसे बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना था। अब इसके बाद दोनों निकल जाते हैं। स्कूल में संगते मीटिंग के बारे में ही सोच रहा था। वो क्लास से बाहर निकल जाता है। वहीं पर कंपनी में रिवॉल्यूशन मीटिंग चल रही थी, जिसमें अब संगते का नंबर आ जाता है। दोयोन जू के साथ मिलकर स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलती है और उसकी प्रेजेंटेशन काफी डिसेंट चल रही थी। संगते भी फोन के जरिए सब सुन रहा था। यहीं पर दोयोन बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल रही थी और तभी वो बताती है कि इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका प्राइस $50 होगा। जो बोलते हुए दोयोन भी हिचकिचाने लगती है। जैसे तैसे वो इस प्रेजेंटेशन को खत्म करती है। संगते खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कंपनी का चेयरमैन बिल्कुल आराम से सो रहा था। अब तभी दोयोन खुद से बोलना शुरू करती है और कहती है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिकने वाला। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और चेयरमैन की भी आंख खुल जाती है। दोयोन कहने लगती है कि आजकल लोग पागल नहीं हैं जो कि इस प्रोडक्ट पर इतने पैसे खर्च करें। टीनेजर्स वैसे भी बहुत सारे खर्चे करते हैं, इसलिए आपको इस प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचना होगा, नहीं तो ये नहीं चलने वाला। संगते लगातार दोयोन को फोन पर चुप होने के लिए कह रहा था, लेकिन दोयोन चुप नहीं होती और इस वजह से कंपनी के चेयरमैन को भी गुस्सा आ जाता है। दोयोन कहती है
कि टीन्स हमारी इस कंपनी के फ्यूचर कंज्यूमर्स हैं, इसीलिए हमें उन्हें ध्यान में रखकर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाकर कम प्राइस में बेचने होंगे। एक आदमी कहता है कि क्या तुम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि वो प्रोडक्ट चलेगा। फिर कुछ याद करके वो बोलती है कि जिम्मेदारी एक दूसरे को समझने से आती है। अगर हम अपने कंज्यूमर्स को नहीं समझेंगे तो हम लोग जिम्मेदारी आखिर किस चीज की लेंगे। वो कहती है कि हमें पहले टीनेजर्स को समझना होगा और मैं इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ये सब सुनकर चेयरमैन कहता है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी ये सब सुनकर खुश नहीं हुआ। ये बोलकर सब जाने लगते हैं। दोयोन ने अब सब कुछ गड़बड़ कर दी थी। अब इसके बाद दोयोन बाहर निकलती है। संगते भी यहाँ आकर दोयोन के पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है। इस सब की वजह से मुझे और मेरी टीम को कंपनी से फायर किया जा सकता है। दोयोन कहने लगती है कि मैंने जो गलत था सिर्फ वही बताया था। दोनों में फिर से थोड़ी सी बहस हो जाती है और दोयोन यहाँ से चली जाती है। संगते भी बाहर बैठकर कुछ सोचता रहता है। फिर वो फिर से अपने साइकेट्रिक दोस्त को कॉल करता है और इसके बाद उसके पास आकर रेडियो पर एक पुराना गाना चलाता है और डांस करने लगता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर को याद आता है कि ये तो वही डांस है जो कि मैंने और संगते ने एक साथ किया था और मुमकिन ही नहीं कि दोयोन को ये डांस आता हो। इससे अब डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि ये संगते ही है जिसकी सोल दोयोन की बॉडी में आ गई है। संगते फिर उसे सब बताकर उससे कहता है कि अब मैं क्या करूं। डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी जीकर आखिर क्या पता चला। इस पर संगते बताता है कि आजकल हाई स्कूल के एग्जाम बहुत टफ हो गए हैं, जबकि मुझे लगता था कि वो इजी होंगे, इसीलिए मैं दोयोन को हमेशा पढ़ने के लिए कहता रहता था। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी बेटी को क्या चाहिए। इसके बाद संगते वापस आ जाता है। वो दोयोन से बात करने के बारे में सोच रहा था। वो दरवाजे के पास जाता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बेटी से बात कर पाए और वो वहीं पर बैठ जाता है। दोयोन भी उदास दूसरी तरफ बैठी हुई थी। इसी तरह सुबह हो जाती है और फिर दोयोन के पास जू का मैसेज आता है। वो तुरंत ही भागती हुई ऑफिस जाने लगती है और इसी दौरान फोन भी गिरा देती है। संगते फोन को उठाता है और अपने पास रख लेता है। वो एक बेसबॉल फील्ड में जाकर गुस्से में बॉल्स को हिट करे जा रहा था। तभी उसे फोन से पता चलता है कि संगते को उसकी पूरी टीम के साथ कंपनी से निकाल दिया गया है। ये बात जानकर वो तुरंत ही एक साइकिल को चुराता है और वहीं जाने लगता है। इधर दोयोन कंपनी के चेयरमैन के पास पहुंचकर उनसे कहने लगती है कि वो उसे और उसकी टीम को कंपनी से ना निकालें, लेकिन चेयरमैन कहता है कि कल तो तुम काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, इसीलिए अब तुम्हें ही अपने टीम मेंबर्स की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बोलकर वो जाने लगता है। दोयोन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी संगते साइकिल से यहाँ पर आता है और कार से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसकी जान बच गई होती है, लेकिन संगते को होश नहीं आया होता। दोयोन ये सब देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है। उसे एहसास हो गया था कि उसके डैड रोज किन चीजों से गुजरते हैं। वो देखती है कि उसके डैड के फोन में सिर्फ उसके ही फोटो हैं, जहाँ पर बचपन में वो खुशी खुशी अपने डैड के साथ फोटो खिंचवाती थी, लेकिन बड़े होने के बाद उसने अपने डैड से दूर रहना शुरू कर दिया। और ये देखकर दोयोन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने डैड के पास आ जाती है और उनसे बातें कर कर कहने लगती है कि डैड, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मैं आपसे दूर रहने लगी थी। दोयोन कहती है कि मैं एक जिम्मेदार बेटी नहीं थी और मुझे लगता था कि मैं आपको डिसअपॉइंट और शर्मिंदा कर दूंगी, इसीलिए मैं दूर रहने लगी। मैं आपका सामना नहीं कर पा रही थी। दोयोन अपने डैड से माफी मांगती है और उनसे कहने लगती है कि डैड, जाग भी जाओ ना। वो कहती है कि डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। संगते की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। फिर कुछ समय बाद संगते और दोयोन जब दोनों सो रहे थे तो उनकी सोल्स आपस में फिर से स्विच हो जाती हैं और अपने अपने शरीर में लौट जाती हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और गले लगा लेते हैं। साथ ही चेयरमैन ने काफी सोचने के बाद संगते और उसकी टीम को एक और मौका दे दिया होता है और उस प्रोडक्ट का प्राइस भी कम कर दिया होता है। संगते और दोयोन के बीच में भी अब सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों अब खुशी खुशी साथ जाने लगते हैं और इसी तरह एंड में हम हर उम्र की लड़कियों को देखते हैं जो कि बताती हैं कि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती हैं। और जो लड़कियां बूढ़ी और बड़ी हो चुकी थीं, जिन्होंने अपने डैड को खो दिया था, वो कहती हैं कि हम अपने डैड को आज भी बहुत मिस करते हैं। अगर हमें एक और मौका मिले तो हम अपने डैड से कहेंगे कि डैड, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, इस मूवी के लास्ट में हम संगते, दोयोन और उसकी माँ को भी देखते हैं, जो कि तीनों
घूमने आए हुए थे, जहाँ पर दोयन की मॉम गुस्सा हो रही थी क्योंकि उनके बारे में किसी को भी कोई भी चिंता नहीं थी। वो संगते से बहस करने लगती हैं और कहती हैं कि काश अगर तुम एक दिन मेरी जिंदगी जीते तो तुम्हें पता चलता कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। संगते भी कहने लगता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी जीती तो तुम्हें पता चलता मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तभी दोयन ध्यान देती है कि ये लोग उसी बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हैं। वो अपने मॉम और डैड को लेकर तुरंत ही निकलने लगती है, लेकिन अब तक सोल चेंज हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।